हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम उस चीज़ के बारे में जिस चीज़ को लेके सबसे ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, घबराते हैं। आई थिंक वो चीज़ करना नहीं चाहते। आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में। मेडिसिन आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, कितनी मेडिसिन लेनी पड़ती है, मेडिसिन लेना ज़रूरी है कि नहीं, लाइफ टाइम मेडिसिन लेनी पड़ती है, कितने टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ती है। बेसिकली आजकल सबसे ज़्यादा जो लोग हमें कांटेक्ट करते हैं, तो ड्यूरिंग द कन्वर्जेशन ये बात हमने नोटिस की है कि सबसे ज़्यादा लोगों का ये रहता है कि सर ट्रांसप्लांट तो हो जाएगा, उसके बाद कितने टाइम तक मेडिसिन हमें लेनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार हो सकता है उन्होंने पहले भी कहीं से कंसल्ट किया होता है, उन्हें वहाँ बताया जाता है कि आपको लाइफ टाइम ट्रांसप्लांट के बाद मेडिसिन लेनी पड़ेगी। किसी क्लिनिक में 6 महीने बताया जाता है, काफ़ी लोगों को बोला जाता है कि आप मेडिसिन ना भी लो तो चलेगा। सो वो चीज़ को लेके वो ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं और मेरे से भी उनका सेम डाउट रहता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा, कन्फ्यूजन क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि ट्रांसप्लांट के बाद कौन कौन सी मेडिसिन लेनी पड़ती है, कितने टाइम तक लेनी पड़ती है, क्या बिना मेडिसिन के भी रिजल्ट आता है और मेडिसिन का क्या रोल है ट्रांसप्लांट में। तो जैसे कि आप फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल में आएंगे तो आपको बता देता हूँ, मैंने अपना ट्रांसप्लांट करवाया था आज से तकरीबन 6.5-7 महीने पहले। 28 सितंबर 2018 को करवाया था। आज मेरा रिज़ल्ट ऑब्वियसली 70-80% आ चुका है। मेरा देख पा रहे होंगे मैं 3-4 हेयर कट ऑलरेडी ले चुका हूँ। अपने चैनल में काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूँ, अपने ट्रांसप्लांट की एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, हेयर फॉल, हेयर लॉस, हेयर स्टाइलिंग के जितने भी टिप्स हैं अपने चैनल में शेयर करता हूँ। सो मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन का आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ लाऊँ डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बता देता हूँ कि जो मेडिसिन रेफ़र की जाती है वो 3 तरह की होती है। 98% क्लिनिक्स में यही 3 मेडिसिन रेफ़र की जाती है। एक होती है तुम्हारी मिनॉक्सिडिल, एक होती है बायोटिन टैबलेट्स, एक होती है फिनेस्ट्राइड। अब इन तीनों मेडिसिन के साथ एक थेरेपी यूज़ होती है, वो भी 98% क्लिनिक्स में दी जाती है। वो होती है पीआरपी थेरेपी, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। सबसे पहले बात कर लेते हैं तो मेडिसिन है वो 3 मेडिसिन, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड एंड बायोटिन टैबलेट्स। ये मेडिसिन बेसिकली होती है किस लिए? मिनॉक्सिडिल जो दी जाता है, लोशन दिया जाता है, वो बेसिकली हमारे जो ट्रांसप्लांटेड हेयर्स होते हैं उन हेयर्स को एक नरिशमेंट के लिए दिया जाता है। वहाँ पे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो ब्लड जो हमारे हेयर्स लगाए गए हैं, ग्राफ्टेड जो इम्प्लांट ग्राफ्ट हैं, उनको बढ़ने में कम टाइम लगे। मतलब जो ग्राफ्टेड लगाए गए हैं यूजुअली उनके रिजल्ट आने में कम टाइम लगे, रिजल्ट उनका जल्दी आए। उसके बाद जो दी जाती है वो होती है फिनेस्ट्राइड टैबलेट। देखिए फिनेस्ट्राइड टैबलेट का जो फंडामेंटल यूज होता है वो ये होता है कि वो DHT को ब्लॉक करता है। अगर मैं आपको बताऊँ फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं अगर वो सेफ जोन से निकाले गए तो वो होते हैं DHT प्रूव्ड, मतलब उन पे DHT वर्क नहीं करेगा। तो फिनेस्ट्राइड जो हमें दिया जाता है वो उन बालों के लिए नहीं दिया जाता जो ट्रांसप्लांटेड हैं, जो हेयर्स आपके लगाए गए आगे, वो उन बालों के लिए नहीं दिया जाता। वो दिया जाता है फिनेस्ट्राइड जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स है। फॉर एग्जांपल आप 3rd ग्रेड में अपना ट्रांसप्लांट करवा रहे हो, ऑब्वियसली आपके पीछे के एग्जिस्टिंग हेयर्स होंगे, आपका तो आगे का बाल झड़ा है, आपने ट्रांसप्लांट आगे बालों में करवा दिया। अब बात आती है ट्रांसप्लांट तो आपने करवा लिया, जो आगे बाल है वो तो कभी झड़ेंगे नहीं, लेकिन जो आपके पुराने बाल थे, जो 3rd ग्रेड में आपका एक्जिस्टिंग हेयर्स थे जहाँ ट्रांसप्लांट नहीं कराया था, वो वर्क करना स्टार्ट हो जाते हैं और वो झड़ने वहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। उनको बचाने के लिए डॉक्टर हमें फिनेस्ट्राइड देता है। फिनेस्ट्राइड क्या करता है? DHT को ब्लॉक करता है ताकि वो जो बाल है 90% अगर DHT उनमें ब्लॉक हो जाए तो वो बाल नहीं झड़ेंगे। मतलब जैसे 5 साल बाद अगर उनको बालों को झड़ना था तो 10 से 15 साल बाद वो बाल झड़ेंगे। उसके बाद आती है बायोटिन की बारी। बायोटिन बेसिकली बायोटिन क्यों दिया जाता है? बायोटिन एक नरिशमेंट के लिए दिया जाता है बालों के लिए, क्योंकि बाल आपको पता होगा हमारे नेल्स, बाल, दे आर मेड अप ऑफ केराटिन। इसका कोई भी रिलेशन DHT से आपसे नहीं है। अगर आप बायोटिन नहीं भी लोगे रिजल्ट आपका आएगा, लेकिन अगर 100% रिजल्ट आना होता है तो 98 या 97% रिजल्ट आएगा। 2-3% का फ़र्क होता है। अब बात आती है तीसरी, वो PRP के बारे में आती है। PRP क्यों दी जाती है? देखिए PRP बेसिकली स्टार्टिंग में तो इसलिए दी जाती है ताकि आपके जो ट्रांसप्लांटेड ग्राफ्ट हैं, आपके न्यू जो हेयर्स लगाए गए हैं आगे, उनको उनके रिजल्ट, उनको ग्रो होने में ज़्यादा एक हेल्प मिले, उनको ग्रो होने में थोड़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि जो पीछे के ग्राफ्ट आगे लगाए जाते हैं उसमें PRP की वजह से बाल को ग्रो होने में ज़्यादा हेल्प मिलती है और कम टाइम में ग्रो हो जाते हैं। 4 मंथ में रिजल्ट आना होता है, वो 3 मंथ में आपका रिजल्ट आता है, तो हेल्प मिलती है एक सर्कुलेशन की वजह से। अब बात करते हैं उस कन्फ्यूजन के बारे में कि कुछ क्लिनिक्स में बोला जाता है आप 2 महीने टैबलेट खाइए, 2 महीने दवाइयाँ खाइए। कुछ क्लिनिक्स में बोला जाता है 6 महीने दवाइयाँ खाइए। कुछ क्लिनिक्स ये भी दावा करते हैं कि आपको ज़िंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी आपको हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो मैं आपको उनका एक मेन रीज़न बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप 7th ग्रेड में आपका बॉल्डनेस है, आप ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। 7th ग्रेड का बॉल्डनेस मतलब आपके जो DHT इफेक्टेड हेयर्स होते हैं वो पूरे झड़ जाते हैं, आपका पीछे तक गंजेपन हो जाता है, आपके सिर्फ ये वाला एरिया बचा होता है।
उसके बाद ट्रांसप्लांट में क्या होता है, वो बाल पीछे से निकाल के आगे लगाए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जब वो बाल पीछे से आगे लगाए गए हैं वो DHT अनअफेक्टेड बाल हैं, उन पे DHT वर्क नहीं करेगा। तो आप खुद ही सोचिए, अगर वो बाल आगे लगाए गए हैं तो अगर आपको वो DHT प्रूव्ड है, उन पे DHT वर्क नहीं करेगा, तो ऑब्वियसली अगर आप मिनॉक्सिडिल, फिनेस्ट्राइड और बायोटिन नहीं भी लोगे तो वो ग्रो होंगे, क्योंकि वो उन पे DHT असर नहीं करता। वहीं अगर हम बात करें केस 2 की, जिसमें पेशेंट का 2nd ग्रेड का बोल्डनेस है, 3rd ग्रेड का बोल्डनेस है, वहाँ पे अगर हम पीछे से बाल आगे लगाए जाते हैं, 3rd ग्रेड का बोल्डनेस आपने पीछे DHT अनअफेक्टेड बाल आगे लगा दिए, वो बाल तो बच जाएंगे आपके हमेशा, क्योंकि उसमें DHT वर्क नहीं करे। लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स थे बिफोर द हेयर ट्रांसप्लांट, जब आपने जहाँ पे ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, उनको बचाने के लिए तो आपको कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। तो वो मेडिसिन जो ली जाती है, इसीलिए डॉक्टर आपको बोलता है कि अगर आपका 2nd ग्रेड का बोल्डनेस है, 3rd ग्रेड का बोल्डनेस है, तो आपको दवाइयाँ लाइफ टाइम खानी पड़ेगी, ताकि जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर्स हैं वो ना झड़ जाए। वहाँ पर लोगों का कन्फ्यूजन ये आता है कि ये क्लिनिक ऐसा है, यहाँ पे लाइफ टाइम दवाई खाने को बोल रहा है, कुछ बोलता है कि ये क्लिनिक ऐसा है, यहाँ पे दवाइयाँ खाने को ही नहीं बोलता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि अगर कोई क्लिनिक आपको 6 महीने तक दवाई खाने को बोल रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरे पेशेंट को भी 6 महीने तक बोले। कोई क्लिनिक आपको लाइफ टाइम दवाई खाने को बोल रहा है, ज़रूरी नहीं है कि दूसरे पेशेंट को भी लाइफ टाइम दवाई खाने को बोले। वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि तुम्हारा ग्रेड ऑफ बोल्डनेस कितना है, तुम किस स्टेज में जाकर ट्रांसप्लांट करवा रहे हो। इस हिसाब से डॉक्टर को एक प्लान बनाना पड़ता है, फ्यूचर प्लान बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं चाहता अगर आप एक बार उससे ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो 5 साल बाद या 6 साल बाद आपको कहीं और से ट्रांसप्लांट करवाना पड़े, उनसे अनसेटिस्फाइड हो गए। हमेशा डॉक्टर यही चाहता है कि अगर पेशेंट हम पे कुछ उम्मीद लेकर ट्रांसप्लांट करवाने आ रहा है तो उसका इस हिसाब से प्लानिंग कराई गए, इस हिसाब से प्लानिंग की जाए, ताकि आने वाले टाइम में उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए वो आपको दवाइयाँ लेने को बोलते हैं फॉर द लाइफ टाइम, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। 3rd ग्रेड में आप करवा रहे हो, 2nd ग्रेड में करवा रहे हो, आपको जी हाँ दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एग्जिस्टिंग हेयर्स बचाने पड़ेंगे। ऑल दो अगर आप दवाई नहीं लेते, आपके पीछे के बाल झड़ जाएं, उसके बाद आप ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली करवा सकते हो उन हेयर्स में, लेकिन डॉक्टर पहले यही रिकमेंड करते हैं कि आप इस ग्रेड में ट्रांसप्लांट करवा रहे हो तो आपको दवाई खानी पड़ेगी। वहीं हम बात करें 4th 5th ग्रेड की, जहाँ पे जो एग्जिस्टिंग हेयर्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे रीफिलिंग हो जाती है हेयर्स की। DHT अनअफेक्टेड जो सेफ जोन से बाल निकाले जाते हैं वो उनके बीच में भर दिए जाते हैं। उससे क्या होता है कि अगर आपके एग्जिस्टिंग हेयर झड़ भी जाएँ तो आपके जो ट्रांसप्लांटेड हेयर कुछ जो उनके बीच में रिफिल हुए हैं उसकी वजह से आपका गंजापन ना दिखे, मतलब फिलिंग रहे, थोड़े बहुत बाल वहाँ रहे, तो वहाँ पे डॉक्टर बोलते हैं आपको 6 से 7 महीने मेडिसिन लेनी पड़ेगी। सो गाइस, ये आज की वीडियो थी। आज की वीडियो में आपको समझाना चाह रहा था कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा था, क्योंकि मैं काफ़ी हज़ारों लोगों से बात कर चुका हूँ ट्रांसप्लांट के बारे में। मेरे को कॉल्स दिन में कम से कम 100-150 कॉल हम अटेंड करते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेशेंट होता है उनका यही डाउट रहता है कि यार चलो ट्रांसप्लांट हम एक बार करवा लें, सर्जरी है ऑब्वियसली, उसके बाद भी अगर हमें दवाई खानी पड़े तो क्या फ़ायदा ट्रांसप्लांट का, दवाइयों से तो वैसे भी हमारे बाल झड़े हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दवाइयाँ जी हाँ कुछ केसेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आप दवाई ना भी लोगे आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो सकता है। बात वहाँ ये आती है कि जो आपके आपके ट्रांसप्लांट करवाने से पहले जो बाल थे उनको बचाने के लिए हमें मेडिसिन खानी पड़ती है, क्योंकि डॉक्टर वही रिकमेंड करेगा जो आपके लिए अच्छा हो, उसके लिए फ़ायदेमंद ना हो, वो ज़्यादातर आपके लिए फ़ायदेमंद हो। मैं आज की वीडियो में आपको ये समझाना चाह रहा था। उम्मीद है आपको आज का वीडियो समझ आया होगा, आपको आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबा दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बारे में सोच रहा है, जो हेयर ट्रांसप्लांट करवाने वाला है। और फर्स्ट टाइम चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल में बेल नोटिफिकेशन आएगा उसको प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में जितनी भी वीडियोस मैं लाता रहूँगा डायरेक्टली आपके फ़ोन में पहुँच जाएंगी। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग गाइस।